बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट चैप्टर से है और इसमें जिस मेथड को हम यूज़ करेंगे वो मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल। यहाँ पर नॉन इंटीग्रल का मतलब ये नहीं कि हमें गिवन है, कभी कभी ये गिवन भी होता है नॉन इंटीग्रल, यानी दे दिया जाता है, यानी नॉन होता है, और नहीं तो हम इसमें फाइंड करते हैं। और जो फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है कि हम सिंपल टेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट अप्लाई करने से पहले हम जो सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ में है उसको हम स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसका जो स्टैंडर्ड फार्म होता है यानी जनरल फार्म कह सकते हैं, जनरल फार्म इसकी जो होती है उसमें यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होता है, यानी जो भी x है उसको हम डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन से, तो हमारा ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा। x को डिवाइड करने के बाद सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं d2y/dx² माइनस x से डिवाइड किया यहाँ पर, तो इस वाले फैक्टर में हम डिवाइड कर दें, ये मतलब यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, इस वाले टर्म के किसी भी एक फैक्टर में x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 1/x आ जाएगा, ये dy/dx आ गया, इसका कोएफिशिएंट आ गया। और प्लस यहाँ इसमें 2 टर्म है, इसमें किसी भी फैक्टर में आप 2 फैक्टर हैं सॉरी, इन 2 फैक्टर में किसी भी फैक्टर को में x से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस वाले फैक्टर में डिवाइड करना है जिसमें x आ रहा है, तो यहाँ पर जब ले जाएंगे तो x/x करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो 2/x आ जाएगा। y इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी इस 2 फैक्टर हैं और यहाँ पर इस वाले फैक्टर के नीचे x ले जाएंगे और सेपरेट करके दोनों के अपान में करेंगे तो x/x करेंगे 1 आ जाएगा, 2/x करेंगे तो ये लिखा हुआ है इंटू e⁻²x। तो ये देख रहे हैं कि जो इक्वेशन हमारा बना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसकी कंपेयर हम कर सकते हैं d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx प्लस QY राइट हैंड साइड में R, ये PQR जो होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं, तो हम कंपेयर करके dy/dx का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पर P लिखा है और वहाँ पर देख रहे हैं dy का कोएफिशिएंट माइनस का 2 टाइम्स 1 + 1/x है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट Q है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 1 + 2/x है, और राइट हैंड साइड में r की जो वैल्यू है वो देख रहे हैं कि 1 - 2/x है और इंटू e⁻²x ये r की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जब PQR लिख चुके हैं तो अब हम यहाँ पर जो जैसे कि बोला था कि नॉन इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, वो उनमें से जो मैं इसको देखने पर पहली नज़र में पता चलता जाता है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो टेस्ट है 1 + p + q की वैल्यू को 0 करना। अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं y = e⁻x कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा। फिलहाल अभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड करके 0 दिखा रहे हैं। p 1 के बाद p की वैल्यू रखेंगे जो कि माइनस की है, p की वैल्यू 2 टाइम्स 1 + 1/x, उसके बाद q की वैल्यू है ये, और ये ईल्डली पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रही है, आप कीजिए -2 का इंटू इन दोनों टर्म में होगा, -2 मिलेगा, माइनस का 2/x, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 + 2/x, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 1 ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमने टेस्ट जो किया है 1 + p + q, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई है, और जब ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं y = e⁻x जो होगा वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट होगा, यानी एक सोल्यूशन का एक पार्ट होगा। और ये एक टेस्ट है, इस तरीके से और भी टेस्ट, अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है जो आप देख के ही पता कर लेंगे, तो फिर हम दूसरे और भी टेस्ट हैं जिसकी टेबल होती है हर एक बुक में, तो उनको देख के हम कर सकते हैं, या हमारे जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंस उसमें भी ये मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इसी टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं जो क्योंकि सामने ही देखते ही पता चल जाता है, तो उसका हमने यूज़ किया। तो इसी चीज़ को जब हम टेस्ट हमारा जो पास हो जाता है तो हम इसको कह सकते हैं हैंस
y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज़ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसे यूजुअली u से डिनोट किया जाता है और फिर हम पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू u इंटू वी, मीन्स u की पावर x है, v ये, तो ये मान लेते हैं ये सोल्यूशन है। और सोल्यूशन है तो फिर इक्वेशन को, क्योंकि ये पुट तभी कर रहे हैं इक्वेशन में, पुट ये गिवन इक्वेशन यानी 1 में तभी पुट कर सकते हैं जब हम मान रहे हैं कि y इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है वो उसका सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू अगर ये रखेंगे सो सच दैट, तो फिर हम वहाँ पर dy और dx भी है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर एक्स। फिर हमें वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इस टर्म का भी और इस टर्म का भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस फिर सेकेंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ये तो यहाँ पर इनका डिफ्रेंशिएशन हो गया, प्लस यहाँ पर भी हमें फर्स्ट सेकेंड अप्लाई करना होगा। फर्स्ट फंक्शन किसी को भी मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन अगर हमने इसको माना सेकेंड इसको माना, फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का यानी v का डिफ्रेंशिएशन dv ओवर dx हो गया। तो लाइक टर्म्स जो होंगे यहाँ पर उनको ऐड कर लेंगे तो e टू द पावर x d2v ओवर dx स्क्वायर का एक ही टर्म है, लेकिन ये फैक्टर में ये टर्म जो है वो लाइक टर्म है और ये 2 टाइम्स हो गए e टू द पावर x और dv ओवर dx। एक टर्म ये बचा हुआ है v इंटू ई टू द पावर x, इसको लिख देंगे इस तरीके से d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू, यानी शुरुआत में लिखा था कि हमने पुट करना है ये वैल्यू और उसके साथ साथ ये वैल्यू और ये वैल्यू सभी पुट करना होगी इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है। यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव अभी जो फाइंड किया है d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी ये टोटल वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो e टू द पावर x d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर x dv ओवर dx प्लस v e टू द पावर x। उसके बाद में यहाँ पर जो भी लिखा है कोफिशिएंट वो लिख देंगे 2 1 प्लस 1 अपॉन x और dy और dx की वैल्यू भी जो फाइंड की है यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो लिखा था उसमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू भी आई थी e टू द पावर x डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी ई टू द पावर x। उसके बाद में है यहाँ पर प्लस के बाद इक्वेशन नंबर 1 में ये फैक्टर है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स। उसके बाद y की वैल्यू हमें पुट करने है, y की वैल्यू जो हमने ली थी माना था सोल्यूशन e की पावर x इंटू वी होगा और राइट हैंड साइड में जो है इक्वेशन नंबर 1 के 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू द पावर 2x, इसको हमने एज इट नोट कर लिया है यहाँ पर। अब पूरा होल इक्वेशन हम देख रहे हैं e टू द पावर x से डिवाइड हो रहा है क्योंकि हर एक टर्म में जो है वो e की पावर x आ रहा है। इसमें से अगर e की पावर x कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद पूरी इक्वेशन को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, यानी d2v ओवर dx स्क्वायर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर e की पावर x से डिवाइड करके लिख रहे हैं। तो उसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि इतने के बराबर आ जाएगी 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी और प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ई टू द पावर 2x। अब यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लिखेंगे, यानी d2v ओवर dx लिखा। उसके बाद dv ओवर dx का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, यानी dv ओवर dx का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और उसके बाद dv ओवर dx का कोफिशिएंट तब मिलेगा जब इसका इंटू पूरे का इंटू हम इसमें करेंगे तो मिल रहा है कोफिशिएंट dv ओवर dx का ये माइनस का 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dv ओवर dx और कोई टर्म है नहीं, तो इस तरीके से हमें dv ओवर dx का कोफिशिएंट ये मिल गया, 2 यहाँ से मिला और इसका कोफिशिएंट ये इसका इंटू पूरे में ब्रैकेट में होगा तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो फिलहाल अभी हमने डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट लिखा। अब हम वी का कोफिशिएंट लिखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पर वी का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा। उसके बाद हम इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा वी का कोफिशिएंट 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और लास्ट वाले टर्म में भी वी का कोफिशिएंट यहाँ पर मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, ये v का कोफिशिएंट हो गया। अब राइट हैंड साइड का इस फैक्टर को ऐसे लिख देते हैं टर्म को 1 माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x।
अब इस ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर d2v/dx² है, प्लस ब्रैकेट ओपन करने पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे पहले माइनस का साइन है तो अंदर के दोनों इसके साइन जो पॉजिटिव वाले हैं निगेटिव में बदल जाएंगे। 2 का इंटू 1 में भी हो जाएगा, 2 का इंटू यहाँ पर भी हो गया तो 2/x बन जाएगा। और ये जो है वो हमें dv/dx का कोफिशिएंट मिला हुआ है। फिर प्लस का साइन है, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 1 - 2 का इंटू दोनों टर्म में होगा, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2/x हो जाएगा। और इसमें इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं तो हमारे पास लिख देंगे, हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का 2/x। इसमें v से इंटू हो रहा है, राइट हैंड साइड वाला आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह हो गई है 1 - 2/x मल्टीप्लाइड बाई e⁻²x। देखना है 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2/x कैंसिल हो रहा है। और देखिए 1 प्लस का और ये 1 + 2 हो जाएगा, 2 प्लस के और 2 माइनस के ये 0 हो जाएगा, यानी v का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ ये 2 टर्म बचेंगे, वो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आ चुकी है, सेकंड डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर बना था और जो बचा है उसको लिख रहे हैं। पीछे आप देख लीजिएगा d2v/dx² - 2/x dv/dx और v वाला कोफिशिएंट टर्म 0 हो गया था। राइट हैंड साइड में 1 - 2/x मल्टीप्लाई हो रहा था इसको मैं देखना होगा कितना था हमारा, ये e⁻²x था यहाँ पर, तो e⁻²x से हाँ यहाँ पर एक गलती चली आ रही। जब हमने डिवाइड किया था e⁻x से तो होल इक्वेशन को डिवाइड किया था, कहाँ पर किया था, ये हमने जब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की थी उसके बाद अगली स्टेप जो लिखी थी पूरी इक्वेशन को e⁻x डिवाइड किया था। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने कोई गलती नहीं की, e⁻x को डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड में देखिए e⁻2x है, जब हम डिवाइड करेंगे e⁻x से तो ओनली x बचेगा, ये गलती हो गई थी, इसमें सुधार कर दीजिए। ये ओनली e⁻x है, आपने इसको कंसीडर कर लिया होगा, देख लिया होगा, पहले ही समझ लिया होगा कि e⁻x है, हमसे गलती हुई है तो e⁻a यहाँ पर x है। तो इस तरीके से हमारा जो बचा हुआ है यानी रिड्यूस होके एक इक्वेशन जो आ चुका है सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन इस सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अब आसानी से फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मान लिया इस dv/dx को कुछ एक वेरिएबल p मान लिया तो इसको डिफरेंशिएट अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा d2v/dx²। राइट हैंड साइड में भी dp/dx। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 डाला है जिसको हमने उसमें पुट कर दें तो ये वैल्यू की जगह पर लिख सकते हैं dp/dx। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x ही रहा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल v से p हो गया है -2/x इंटू p। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल p में हम देख रहे हैं ये, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल p में देख रहे हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग को आसानी से फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जिस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो फार्म होती है यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो ये होता है dy/dx प्लस py = q होता है, जहाँ पर p और q x के फंक्शन होते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। वहाँ पर आप डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है p यहाँ से फाइंड करके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड कर लेते हैं, जो होता है e⁻ में y का जो कोफिशिएंट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को कोफिशिएंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करके मिल जाएगा। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में q जो होता है वो लिखते हैं इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y ना हो के वो p है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का p का कोफिशिएंट ये -2/x है जो कि कैपिटल P है यहाँ पर। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फार्मूला तो ये रहेगा
ई टू द पावर पी डी एक्स, लेकिन पी की जगह पर -2/x आएगा तो ई टू द पावर -2/x dx, -2 जो कि कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, यानी 1/x बचेगा। और 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि log x होता है, इसमें -2 को पावर में ले लेंगे तो ई टू द पावर हो जाएगी log x बार -2। इस पावर को अगर प्लस करना चाहें तो आप बाद में कर लेंगे, फिलहाल ई टू द पावर लॉग से आप ई से लॉग हट जाता है, आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो ओनली एक्स की पावर -2 बचेगी, इस पावर को प्लस करना है तो 1/, में लिख देंगे, पावर प्लस के 1/x² हो जाएगी, यानी पावर प्लस में हो जाएगी। अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इस डिफरेंशियल जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन 2 थी उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉरी यहाँ पर सॉल्व होके ये आ गया था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे 3 डाल दें, इक्वेशन जो पी में आ गया था, डिपेंडेंट वेरिएबल पी में आ गया था, तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसके बाद राइट हैंड साइड में क्यू मतलब होता है जो भी राइट हैंड साइड में है उसको लिखते हैं। क्यू है यहाँ पर 1 - 2/x इंटू ई टू द पावर एक्स और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है और उसके बाद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ही है और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 जोड़ देंगे। C1 इसलिए क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ इसके सोल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे C1 और C2 और इसलिए पहला मिला है तो इसलिए C1 जोड़ा है। नेक्स्ट अगली बार जब इंटीग्रेशन होगा तो सेकंड भी हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं जो कि 1/x² के बराबर है। 1 - 2/x ई टू द पावर x, यहाँ पर 1/x² है ये, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया है, इंटीग्रेट करना है, C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर हमें 1/x² का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लेना है। p अपनी तरफ से p फिलहाल अभी हम फाइंड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं p की वैल्यू, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x² अभी p ही लिखा रहे हैं, p भी अपनी तरफ से माना हुआ है, इसे हटाना हुआ है, उससे पहले हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो इस 1/x² को इस ब्रैकेट में ले जाएंगे, 1 में इंटू होगा तो 1/x² आ जाएगा और जब इस वाले टर्म में इंटू करेंगे तो 2/x³ आ जाएगा, ई की पावर x dx प्लस का C1। अगर हम 1/x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जा रहा है। ऐसे केस में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ये x³ है, लेकिन हम डायरेक्ट ना करते हुए इसी की पावर x का इंटू यहाँ पर करेंगे तो 1/x² इंटू ई टू द पावर x मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लें और ये जो दूसरा टर्म था 2/x³ ई टू द पावर x का मल्टीप्लाई किया, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लें और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। फार्मूले का यूज़ भी कर सकते थे आप, या हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो उससे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए हमें ये सेकंड वाला जो है इसको हम एज इट छोड़ देंगे और इसको हम करेंगे फर्स्ट 1/x² को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, लेकिन हम अभी इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में p इंटू 1/x² चल रहा है, राइट हैंड साइड में हमने कहा था x² को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर -2 हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है की पावर x को, और इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। और इसमें फ़िलहाल इस टर्म को ऐसे ही रख दें क्योंकि आपको मालूम है ये टर्म जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का C1। इसमें फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपको मालूम है कौन सा लगता है, 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन किया जाता है फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड का किया जाता है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है उसका होल का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन x⁻², सेकंड फंक्शन का हो जाएगा इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, -2 ये हमने बोला था कैंसिल हो जाएगा, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 2/x³ इंटू ई टू द पावर x dx को ऐसे लिख के रहने देंगे, C1 को भी, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था p इंटू 1/x² ऐसे लिख दिया हमने, और x की पावर -2, ई की पावर x का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कि ई की पावर x होता है, माइनस डिफ्रेंशिएशन जब यहाँ पर करेंगे तो -2 आ जाएगा और इसमें पावर आगे जाएगी, और जितनी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो -2 में से एक माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बन जाएगा, वो यहाँ लिख दिया। ई की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर x आएगा dx -2/x³ dx, ई की पावर x भी साथ में है यहाँ पर, प्लस का C1।
तो ये वैल्यू चल रही है p इंटू 1/x² इज इक्वल टू, इस पावर को अगर आप प्लस करना चाहें तो अपान में ले आएंगे तो पावर ये प्लस की 2 हो जाएगी, ये के बाद x अपान x की पावर 2। इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को बाहर ना निकालें क्यों, हम इस जैसा बनाना चाहते हैं तो 2 न्यूमरेटर में रहने दें। x की पावर को प्लस करना है तो अपान में ले आए तो x की हो जाएगा, ताकि इस टर्म जैसा हो जाए। ये बार x तो ऐसे लिख दिया हमने, और देख रहे हैं ये टर्म जो है वो प्लस का है ये वाला, और यही टर्म माइनस का भी है। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी सॉल्व हो के वो है p इंटू 1/x² इज इक्वल टू e टू दी पावर x/x², ये वाला टर्म बचा है, और लास्ट में c1 बचा है। अब हम यहाँ से p की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो x² को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तो डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, x² कैंसिल होकर ओनली की पावर x आएगी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे c1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x²। तो ये p की वैल्यू आ चुकी है। p एक्चुअल में हमने जो माना था यहाँ पर dv/dx के इक्वल है, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर वापस कर दें क्योंकि अपनी तरफ से ये मानी हुई है, तो ये वैल्यू dv/dx हो गई e टू द पावर x प्लस c1 इंटू x²। उसके बाद हमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम यस वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में इसको ले जाएं dx को, तो e की पावर x प्लस का c1 x² dx, और इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो dv का इंटीग्रेशन जो होगा यानी 1 मान सकते हैं, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन v के साथ में हो जाएगा v के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हम दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी e की पावर x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। c1 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं यहाँ पर, और x² का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c2 और जोड़ दें तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी यानी 3 हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर c2 चल रहा है। तो ये v की वैल्यू हमारी आ चुकी है। आपको मालूम है शुरुआत में हम लोगों ने सॉल्यूशन जो माना था इसका, तो वहाँ पर इसकी ये वैल्यू रख देंगे, यानी जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है वो उसमें रख देंगे वैल्यू। कंप्लीट सॉल्यूशन माना था दी कंप्लीट सॉल्यूशन जो है माना जाता है y इज इक्वल टू यू वी। यहाँ पर u जो होता है वो नॉन इंटीग्रल हो जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया थी की पावर x, और v इतना हमने पुट भी किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, और v की वैल्यू अभी जो फाइंड की है वो हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर जो आई थी e की पावर x प्लस का पीछे हम लोगों ने फाइंड की है c1/3 और x की पावर 3 प्लस का c2, ये भी लास्ट में जो v की वैल्यू फाइंड की थी इसी वैल्यू को लिखा है c1/3 कर लिया और x³ प्लस c2, ये लास्ट में v की वैल्यू आई थी इसको लिख दी, और यहीं पर हमारा ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि इसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट है जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।